स्वागत है आप सारे लोगों का। शुरुआत करेंगे, देखें चोल राजवंश की बात हो रही है, शुरुआत करेंगे। तो चोल राजवंश में पहले तो यह समझना चाहिए, किसी भी टॉपिक की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि किसी भी टॉपिक के महत्वपूर्ण पार्ट कौन से हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन किन आयामों से, किन किन डायमेंशन से संबंधित प्रश्न चोल काल के इतिहास के संदर्भ में बनते हैं। तो चोल राजवंश की बात किया जाए तो जो पहला ही तथ्य यहां पे देखने को मिलता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य जानकारी क्या है चोलों के संदर्भ में, सामान्य जानकारी। और सामान्य जानकारी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, इनकी जानकारी के साधन क्या है, अर्थात चोल राजवंश के या चोल काल के इतिहास की जानकारी के साधन क्या है। इसके अलावा जो तीसरा यहां पे टॉपिक देखने को मिलता है चोल काल के इतिहास के संदर्भ में, इस समय काल की राजनीतिक स्थिति कैसी रही, अर्थात इस काल के जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए उन राजाओं के द्वारा उनके समय काल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। इसके साथ साथ जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है चोल प्रशासन को लेकर के देखने को मिलता है और लगातार यहां से प्रश्न पूछा जाता है, चोल प्रशासन। और एक पांचवा जो टॉपिक बनता है वो चोल संस्कृति को लेकर के बनता है। ये कुल 5 टॉपिक हैं चोल काल से संबंधित जहां से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। यही वो 5 टॉपिक हैं जहां से संबंधित कभी भी चोल काल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अब बारी बारी से हम देखना शुरू करेंगे। अगर हम बात करेंगे सामान्य जानकारी की, बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाएं, एक बार में ही सारा का सारा ये जो टेढ़ा सा एक टॉपिक है वो बहुत ही सरल तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। शुरुआत करेंगे, अगर बात करें सामान्य जानकारी की, सामान्य जानकारी चोल काल से संबंधित सामान्य जानकारी, तो आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए सामान्य जानकारी के अंतर्गत कि चोल काल का जो इतिहास शुरू होता है वो किस राजा के समय काल से शुरुआत होता है, अर्थात इस वंश का संस्थापक कौन था। जुबान चलाते रहे, जहां भी बैठे हैं जुबान चलाते रहे, देखते रहे, समझने की कोशिश करें और जुबान चलाते रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। संस्थापक कौन था तो आपको जानकारी है, विजयालय। आप लिखते भी चले जाएं, जिनको जानकारी है वो लिखते भी चले जाएं। संस्थापक कौन था, विजयालय। अब एक प्रश्न यहीं पे बनता है, इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक, अब प्रश्न बदल गया। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था राज प्रथम। कौन भाई, राज प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जबकि अगर एक अंतिम तौर पे राजा देखा जाए, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, तो इस वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। ध्यान में रखेंगे, राजेंद्र तृतीय। आमतौर पे कई बार लोग ये बात समझ करके परेशान रहते हैं कि सर ये प्रथम द्वितीय तृतीय क्या है। तो चोल काल में राजेंद्र प्रथम सबसे महान राजा के तौर पे जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम के बाद राजेंद्र द्वितीय भी होता है, राजेंद्र तृतीय भी होता है। अब ये प्रथम द्वितीय तृतीय नाम के साथ, अब जैसे मेरा नाम शेखर है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी में शेखर नाम किसी का होगा नहीं। अगर एक ही परिवार में 2, 4, 5, 10 पीढ़ियों में शेखर नाम से ही कोई हो गया, अब आप अपने परिवार का इतिहास अगर किसी अन्य परिवार को बताएंगे तो यह कंफ्यूजन भरा हो सकता है कि किस वाले शेखर की बात कर रहे हैं। तो उस समझ को ही आसान बनाने के लिए शेखर 1 कर दिया गया, शेखर 2 कर दिया गया, शेखर 3 कर दिया गया। अर्थात अलग अलग पीढ़ी, जो शुरुआती पीढ़ी है, पहली पीढ़ी जिसमें कोई शेखर हुआ तो शेखर फर्स्ट हो गया, बाद वाली पीढ़ी का शेखर सेकंड हो गया, और उसके आगे वाली पीढ़ी का वो शेखर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो सामान्य सी बात है।
तो संस्थापक हो गया विजयालय, वास्तविक संस्थापक हो गया राजराज प्रथम, अंतिम राजा हो गया राजेंद्र तृतीय। इसके अलावा अगर इनके राजधानी की बात किया जाए तो इनकी राजधानी कहां पे थी, तो इनकी जो राजधानी थी उसको लेकर के भी कुछ प्रश्न बनता है। तो आपको जानकारी होगी कि चोलों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी तंजौर में। कहां पे भाई? तंजौर में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और इस तंजौर को ही क्या कहा जाता है? तंजावुर कहा जाता है। तंजावुर कहा जाता है, तमिलनाडु में इसका वर्तमान लोकेशन है। लेकिन बाद में चल करके राजेंद्र प्रथम जो इस वंश का एक बड़ा महान शासक हुआ, उसने राजधानी का परिवर्तन किया और राजधानी कहां पे कर दिया? गंगईकोंड चोलपुरम में। कहां पे भाई? गंगईकोंड चोलपुरम में राजधानी ट्रांसफर कर दिया। किसके द्वारा हुआ ये राजधानी परिवर्तन? तो ये राजधानी परिवर्तन हुआ राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसने भाई? राजेंद्र प्रथम के द्वारा यह राजधानी परिवर्तन हुआ। राजेंद्र प्रथम के पहले जो राजधानी थी वो तंजौर में ही थी, और तंजौर को राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने बनाया था? तो विजयालय के समय से ही, विजयालय के समय से ही यह राजधानी चल रही थी। और बाद में चल करके गंगईकोंड चोलपुरम को राजधानी राजेंद्र प्रथम ने बना दिया था। बात समझ में आ रही है? आसानी से बताएंगे। हाँ चले, अब जब राजधानी की बात हो रही है तो इसी में एक और तथ्य जुड़ जाता है कि इनका प्रारंभिक निवास कहां पे था, अर्थात प्रारंभिक निवास कहां पे था या प्रारंभिक राजधानी भी कह ले कहां पे था। तो आपको संगम काल, जब 4-5 दिन पहले हमने पढ़ा हुआ था, आपको बताया हुआ था कि संगम काल में भी 3 महत्वपूर्ण राजवंश देखने को मिलता है, चोल, चेर और पांड्य। ये जो महान चोल राजवंश लिखा, ये 9वीं से 13वीं सदी वाले चोल राजवंश की बात हम कर रहे हैं आज। लेकिन संगम काल में भी चोलों का शासन था और उनकी जो राजधानी थी वो थी उरैयूर। कहां पे भाई? उरैयूर। तो एक प्रश्न वहां से भी निकाला जा सकता है कि इनका प्रारंभिक निवास कहां पे था। तो इनका प्रारंभिक निवास उरैयूर में था। और ये जो उरैयूर वाला है वो किससे संबंधित है? संगम काल के जो चोल थे, संगम काल के चोल थे, उनसे संबंधित है ये उरैयूर। तो चोलों का आरंभिक निवास कहां पे था? तो चोलों का आरंभिक निवास हो गया उरैयूर। और अगर बाद के जो चोल हुए जिन्हें महान चोल कहा जाता है, तो उनकी राजधानी हो गई तंजौर और बाद में गंगईकोंड चोलपुरम में हो गए। अब एक प्रश्न और बनता है यहां पे कि इनका प्रतीक क्या था या राज चिन्ह क्या था। तो इन चोलों का राज चिन्ह जो था, आपको पहले भी बताया हुआ है, वही कॉमन सा है। बाघ इन चोलों का राज चिन्ह था या प्रतीक था। अब एक तथ्य और यहां पे जुड़ता है कि आमतौर पे सर्वमान्य धर्म कौन सा था चोलों का? तो चोल किस धर्म को फॉलो करते थे? तो जो भी 15-20 राजा हुए, शासक हुए चोल काल के अंतर्गत, तो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि अधिकांश जो भी राजा हुए वो अधिकांश राजा वो किस धर्म को फॉलो करते थे? तो ये सारे के सारे, अधिकांशतः की बात हो रही है, ये सारे शैव धर्म को फॉलो करते थे। अर्थात चोलों का सर्वमान्य धर्म कौन सा था? तो चोलों का सर्वमान्य धर्म शैव धर्म ही था। अब एक प्रश्न और यहां पे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कि ये किसके सामंत थे? तो चोल किसके सामंत थे? एक महत्वपूर्ण तथ्य बड़ी परीक्षा के संदर्भ में, किसके सामंत थे? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चोल बेसिकली पल्लवों के सामंत थे। किसके भाई? पल्लवों के सामंत थे। और एक और प्रश्न यहां पे बनता है कि इनका प्रबल शत्रु कौन था? प्रबल शत्रु, चोलों का जो सबसे प्रबल शत्रुता थी किस राजवंश के साथ थी? तो यह जो शत्रुता थी वो थी कल्याणी के चालुक्यों से। किसके? कल्याणी के चालुक्य। अब ये जो चालुक्य आप देख रहे हैं, तो चालुक्य के संदर्भ में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि चालुक्यों की कुल 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। चालुक्यों
चालुक्यों की कुल 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? तो चालुक्यों की जो 4 शाखाएं देखने को मिलती है, आपने एक नाम पुलकेशिन का जरूर सुना होगा। पुलकेशिन का, ये वातापी के चालुक्य एक शाखा हो गई, वातापी के चालुक्य एक शाखा हो गई। दूसरी शाखा कौन सी हो गई? तो दूसरी जो शाखा हुई इनके बाद कल्याणी के चालुक्यों की एक शाखा हो रही है, कल्याणी के चालुक्य। और ये वातापी या कल्याणी कहां पे है? तो वर्तमान में जो कर्नाटक का एरिया है, वर्तमान कर्नाटक में ही वातापी या बादामी या फिर कल्याणी कर्नाटक में ही देखने को मिलता है। अर्थात चालुक्य कहां से शासन करते थे? कर्नाटक क्षेत्र से शासन करते थे। और एक और चालुक्यों की शाखा देखने को मिलती है, वेंगी के चालुक्य। कहां पे भाई? वेंगी के चालुक्य। और ये जो वेंगी के चालुक्य हैं, बेसिकली इन्हीं के राजवंश से जुड़ा हुआ एक दूसरा शाखा देखने को मिलता है। एक और चालुक्यों की शाखा आपने सुनी होगी, गुजरात के चालुक्य। कौन सी? गुजरात के चालुक्य। तो ये कुल 4 शाखाएं चालुक्यों की देखने को मिल रही है। गुजरात के चालुक्य, जिन्हें सोलंकी राजा भी कहा जाता है। तो ये चालुक्यों के विषय में एक कॉमन सी बात बताई। तो ये प्रबल शत्रु चोलों के कौन से लोग थे? तो चोलों के सबसे प्रबल शत्रु या चोलों का सबसे ज्यादा संघर्ष जिस राजवंश के साथ हुआ था वो कल्याणी के चालुक्य थे। अब एक तथ्य और कि अंत किसके द्वारा हुआ? अंत किसके द्वारा हुआ? चोलों का अंत किसके द्वारा हुआ? तो चोलों का जो अंत हुआ वो कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ? पांड्यों के द्वारा हुआ। बात बदल गई, पांड्यों के द्वारा हुआ था। चोल वंश का अंत कर दिया पांड्यों ने। हालांकि सबसे प्रबल शत्रु कौन थे? कल्याणी के चालुक्य थे। लेकिन टॉपिक यहां पे बदल गया अब कि चोलों की मुख्य शाखा का अंत किसके द्वारा कर दिया गया? पांड्य राजवंश के द्वारा किया गया था। बात समझ आ रही? आसानी से बताएं। हाँ, अब दूसरा यहां पे हमने देखा कि कुल 4-5 टॉपिक है। सामान्य जानकारी के संदर्भ में आपको ये सारी बातें बताई। एक बार फटाक से रिकॉल कर लेते हैं। सामान्य जानकारी के अंतर्गत संस्थापक कौन था? विजयालय था। वास्तविक संस्थापक कौन था? राज प्रथम था। अंतिम राजा कौन? राजेंद्र तृतीय हो गया। इनकी राजधानी कहां पे थी? तो राजधानी आरंभ में चंदौर में थी। विजयालय के समय से ही यह राजधानी देखने को मिलती है। हालांकि बाद में चल करके राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में यह राजधानी स्थानांतरित की थी। इसके अलावा आपको यह भी बताया कि प्रारंभिक निवास कहां पे था? तो संगम काल में आपने देखा हुआ था चोलों की राजधानी कहां पे थी? उरैयूर में थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रहना चाहिए। चोलों का प्रतीक या राज चिन्ह क्या था? तो बाघ आपको बताया। चोलों का राज चिन्ह क्या था? बाघ था। जबकि इनका सर्वमान्य धर्म कौन सा था? शैव धर्म था। किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। सबसे प्रबल शत्रुता किसके साथ थी? तो कल्याणी के चालुक्यों के साथ थी। अंत चोलों का किसके द्वारा किया गया था? तो चोलों का अंत पांड्य राजवंश के द्वारा हुआ था। क्यों भाई? चले अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है इनकी जानकारी के साधन क्या है, अर्थात चोल काल के इतिहास की जानकारी के साधन क्या हैं। तो चोल इतिहास की जानकारी के साधन की अगर बात किया जाए तो साधन में कभी भी प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं या इवन दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस समय काल की किसी भी टॉपिक की अगर बात किया जाए, इस समय काल की जानकारी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से हमें जानकारी में होना चाहिए। लगातार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो पहली बात निकल करके आ रही है वो ये कि सर्वाधिक प्रामाणिक या फिर यूं कह लें सर्वाधिक प्रमुख जो साधन है वो है इनके अभिलेख। चोल काल के इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक प्रामाणिक या सबसे ज्यादा प्रमुख साधन क्या है? वो है अभिलेख।
अब अभिलेख को लेकर के कुछ नई बातें देखने को मिलती हैं। चोल काल के अभिलेख, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अभिलेख की बात करते हैं तो इसमें पहली बात निकल करके आती है चोल अभिलेख के संदर्भ में कि ये जो चोल काल के अभिलेख थे, किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया चोल काल के अभिलेखों में। तो अगर भाषा की बात किया जाए तो कुल 4 भाषाएं देखने को मिलती हैं। कभी भी यह प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग चोल अभिलेखों में नहीं किया गया है, तो ध्यान से समझेंगे कि तमिल का प्रयोग किया गया है, तेलुगु का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा कन्नड़ का भी प्रयोग किया गया है और संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। अब जिसको ये तथ्य याद रहा उसके लिए काम आसान, नहीं तो फिर जय जय सिया राम वाली स्थिति बनेगी। तो चोल अभिलेखों में किन किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? चोल अभिलेखों में कुल 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात चोल अभिलेखों के संदर्भ में कि चोल जो अभिलेख है बेसिकली वो कहां पे लिखे हुए हमें वर्तमान में प्राप्त होते हैं। तो सामान्यतः चोल जो अभिलेख है वो मंदिर की दीवारों पर, कहां पे भाई? मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण हुए हैं। अर्थात चोल काल के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसी मंदिर की दीवार पे ही खोद खोद करके बात लिखी हुई प्राप्त हुई है। अब जब यह हम समझ रहे हैं कि चोल काल के इतिहास की जानकारी मंदिर की दीवारों पर मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चोल काल के मंदिर हैं, चोल काल के ये जो मंदिर हैं वो भी इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। अर्थात चोल काल के इतिहास की प्रामाणिक जानकारी कहां से मिल रही है? इतिहास की प्रामाणिक जानकारी इस समय काल के निर्मित मंदिरों से भी मिल रही है। अर्थात चोल काल के बने हुए मंदिर भी इतिहास की गवाही दे रहे हैं, इतिहास के प्रबल साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों भाई? प्रश्न आया हुआ था ये। तो एक प्रमुख इतिहास के साक्ष्य के रूप में चोल काल के मंदिर भी देखने को मिल रहे हैं। अब जब अभिलेख की बात कर रहे हैं तो इस समय काल के अर्थात चोल काल के कुछ 4-5 बहुत ही प्रमुख अभिलेख देखने को मिलते हैं और लगातार यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रमुख अभिलेखों की बात किया जाए, अभिलेख कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं, तो सबसे पहले अभिलेख में जो नाम आता है, बिल्कुल क्रम से हम बात करेंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख का नाम आता है वो नाम आता है उत्तर मेरूर का अभिलेख। उत्तर मेरूर का अभिलेख। उत्तर मेरूर एक स्थान, एक जगह है। अब उत्तर मेरूर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है इसको लेकर के 2 बातें। पहले तो ये कि ये जो उत्तर मेरूर का अभिलेख प्राप्त हो रहा है तो वो जो उत्तर मेरूर का अभिलेख है वो किस समय काल का है? तो उत्तर मेरूर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है एक है 919 ईस्वी का एंड 929 ईस्वी का। अब इस समय राजा कौन रहा? किस राजा के समय काल का उत्तर मेरूर का अभिलेख है? तो उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है इस समय राजा था परांतक प्रथम। कौन भाई? परांतक प्रथम के समय काल का उत्तर मेरूर का अभिलेख है। अब इससे जानकारी क्या मिल रही है? तो अगर जानकारी की बात किया जाए तो उत्तर मेरूर के अभिलेख से चोल काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, सबसे प्रमुख विशेषता की ही जानकारी मिल रही है। और चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उनके प्रशासन में छुपी हुई थी स्थानीय स्वप्रशासन। कौन सा भाई? स्थानीय स्वप्रशासन की जानकारी मिल रही है और इसी को ही ग्राम स्वप्रशासन भी कहा जाता है। इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? उत्तर मेरूर के अभिलेख से ही मिल रही है।
बहुत ही आसान तरीके से आपको बातें बताते चले आ रहे हैं। लगातार किसी भी परीक्षा में एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे अभिलेख की बात किया जाए तो दूसरा कौन सा प्रमुख अभिलेख है, तो दूसरे अभिलेख में नाम आएगा राजेंद्र प्रथम के समय का। राजेंद्र प्रथम के समय का एक अभिलेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख, जिसका नाम है तिरुवलंगाडु अभिलेख। एक अभिलेख हो गया, और एक और अभिलेख राजेंद्र प्रथम के समय काल का प्राप्त हुआ है। कहां से? करंडे से। तो कहा जाता है करंडे दान पत्र अभिलेख। ये दो अभिलेख का संबंध किससे है? तो जैसे हमने उत्तर मेरूर के अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम से लगाया, तो वैसे ही राजेंद्र प्रथम के समय काल के दो अभिलेख देखने को मिलते हैं। एक है तिरुवलंगाडु और दूसरा है करंडे। अब क्या जानकारी मिल रही है यहां से? तो राजेंद्र प्रथम के समय काल का जो तिरुवलंगाडु अभिलेख है, इससे राजेंद्र प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय की जानकारी कहां से मिल रही है? राजेंद्र प्रथम के तिरुवलंगाडु अभिलेख से मिल रही है, एक तथ्य। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजा है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय प्राप्त किया हुआ था? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। और यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से एक और प्रश्न, अब दक्षिण पूर्व एशिया ये हो गया भारत, ये हो गया भारत, और दक्षिण पूर्व एशिया ये वाला एरिया हो गया। तो भाई अब यहां पे स्थल तो है नहीं, क्या है? पूरा ये जल ही जल है। अब एक प्रश्न और बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश था जो अपनी नौसेना के लिए जाना जाता है? तो अपनी नौसेना के लिए जाना जाता है चोल राजवंश, और इसी नौसेना के ही बल पे चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया पे भी विजय प्राप्त किया हुआ था। उम्मीद करता हूं बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्यों भाई? चले आगे बात करेंगे। करंडे दानपत्र अभिलेख से क्या मिलती है जानकारी? तो राजेंद्र प्रथम के करंडे दानपत्र अभिलेख से एक महत्वपूर्ण जीत की जानकारी मिलती है। इन्होंने सिंघल पर विजय प्राप्त किया हुआ था। सिंघल का मतलब श्रीलंका, सिंघल का मतलब श्रीलंका, अर्थात राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया हुआ था। यह भी प्रश्न लगातार पूछा हुआ है। चोल काल का पहला राजा कौन था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता हुआ था? उत्तर है राजेंद्र प्रथम। और इस बात की जानकारी कहां से मिल रही है? करंडे दानपत्र अभिलेख से मिल रही है। करंडे अभिलेख का संबंध किससे है? राजेंद्र प्रथम से, जिससे उसके श्रीलंका विजय की जानकारी मिल रही है। बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण अभिलेख की। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है राजा धीराज प्रथम के समय काल का। राजा धीराज प्रथम के काल का अभिलेख है, जिसका नाम है मणिमंगलम अभिलेख। मणिमंगलम अभिलेख। अब ये जो मणिमंगलम अभिलेख है, मणिमंगलम अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस गहराई तक लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन आपके शेखर सर की ये खास बात है कि खोज खोज के गहराई तक आपको उतारने का प्रयास करते हैं। मणिमंगलम अभिलेख से दो जानकारी मिल रही है। मणिमंगलम अभिलेख से दो बात की जानकारी मिल रही है। क्या? पहला ये कि इस अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से मिलता है? तो चोल काल के एक राजा धीराज प्रथम के समय के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक चोल राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था? तो ओम नमः शिवाय अश्वमेध यज्ञ अब कौन कर रहा है भाई? राजा धीराज प्रथम ही चोल वंश का वो राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। आप तमाम इतिहास के जानकारों से यह बात पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, वो बता नहीं पाएंगे। इसके
अलावा राजा धीराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर जीत हासिल किया हुआ था, तो इसके भी सिंघल विजय की जानकारी मणिमंगलम अभिलेख से मिलती है। क्यों भाई, आसान है। चले अब बात करेंगे चौथे महत्वपूर्ण अभिलेख की। चौथे महत्वपूर्ण अभिलेख की तो चौथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है राज तृतीय के समय काल का। राज तृतीय के समय का एक अभिलेख है जिसका नाम है तिरुवेंदीपुरम। नाम थोड़े से, क्योंकि आपके लिए चिरपरिचित नहीं है, नए नए हैं, तो नाम थोड़ा सा पहली नजर में लगता है कि कठिन है, लेकिन मैं जब आसानी से इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूं, क्योंकि कई बार मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन किया है। आप भी जहां भी बैठे हुए हैं 5 बार तुरंत ओम नमः शिवाय की जगह तिरुवेंदीपुरम बोल दीजिए, आपके लिए भी चिरपरिचित हो जाएगा। तो राज तृतीय के समय काल का एक अभिलेख है जिसका नाम है तिरुवेंदीपुरम अभिलेख। और तिरुवेंदीपुरम अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, तो चोल काल के उदय से लेकर के जो भी राजा हुए उनकी पूरी वंशावली देखने को मिलती है। तो चोलों के उदय से लेकर संपूर्ण वंशावली कहां पे देखने को मिलती है, तो वंशावली इस अभिलेख में ही देखने को मिलती है। राज तृतीय के समय काल का तिरुवेंदीपुरम अभिलेख। आसान है भाई, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेखों के नाम बताए। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जानकारी के स्रोत के संदर्भ में। तो स्रोत ये हमारा दूसरा टॉपिक रहा, इतिहास की जानकारी के साधन। और साधन में पहला महत्वपूर्ण टॉपिक बताया आपको अभिलेख। उम्मीद करता हूं बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अभिलेख किस श्रेणी में आता है, तो ये पुरातात्विक श्रेणी में आता है। और आपको ये भी बताया हुआ है कि कोई भी जो साक्ष्य होता है उसको या तो पुरातात्विक श्रेणी में रखा जाएगा या फिर साहित्यिक श्रेणी में रखा जाएगा। तो पुरातात्विक श्रेणी की बात किया अभिलेख के संदर्भ में, और यहीं पे अभिलेख के बाद ही हम बात करेंगे चोल काल के सिक्कों को लेकर के। सिक्के, जो कि सिक्के भी पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। और ये जो सिक्के हैं किस समय काल के, चोल काल के, तो पहला ही महत्वपूर्ण तथ्य बनता है चोल काल के सिक्कों को लेकर के कि चोल काल से संबंधित एक बड़ा खजाना को क्या कहा जाता है, निधि कहा जाता है। खजाना कहां से प्राप्त हुआ है, तो चोल काल के सोने के सिक्कों का एक खजाना, जिसकी इच्छा आप भी करते हैं कि कहीं से मिल जाए गड़ा हुआ खजाना। तो ये जो निधि प्राप्त हुई है, याद कर लेंगे, धवलेश्वरम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कहां से भाई, धवलेश्वरम नामक स्थान से यह प्राप्त हुआ है। अब दूसरी बात कि किस प्रकार की आकृति का अंकन देखने को मिलता है चोल काल के सिक्कों पर, तो चोल काल के सिक्कों पर बेसिकली 3 प्रकार की आकृति का अंकन देखने को मिलता है। एक है बाघ, एक है धनुष और एक है मछली। ये 3 आकृतियों का ही अंकन देखने को मिलता है। अब प्रश्न अगर ये पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस एक आकृति का अंकन चोल काल के सिक्कों पर नहीं मिलता है, अब ये 3 याद है तो 3 के अलावा चौथा जो भी होगा वही गलत होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस काल में क्या स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था, तो बिल्कुल था। इस काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इस काल के सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को पोन कहा जाता था, या इस काल के स्वर्ण सिक्कों को कलंजू कहा जाता था, या इस काल के स्वर्ण सिक्कों को कासू कहा जाता था, या इस काल के स्वर्ण सिक्कों को कल्याणजू कहा जाता था। ये आपको तथ्य बताया इस काल के सिक्कों को क्या क्या कहा जाता था। क्यों भाई, चले अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य की, चोल काल के सिक्कों से संबंधित। बताएं, बात समझ में आ रही है आसानी से।
अब एक तथ्य और बनता है कि ये जो चोल काल के स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले सर्वप्रथम किस समय काल में सिक्कों की शुरुआत हो रही है? तो सर्वप्रथम राज प्रथम के समय से स्वर्ण सिक्कों की शुरुआत हो रही है। ये कुल 4 महत्वपूर्ण तथ्य चोल काल के सिक्कों से संबंधित। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, अब थोड़े से साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। चोल काल के साहित्यिक कुछ ग्रंथों की बात करते हैं, साहित्यिक साक्ष्यों की बात करते हैं। तो चोल काल के कुछ साहित्यिक साक्ष्यों में कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं और किनके किनके द्वारा लिखी गई? तो पहला ही तथ्य यह समझ लें साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कि जो चोल काल है वो तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चोल काल, यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, चोल काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहली बात, स्वर्ण काल कहा जाता है। एक दूसरा तथ्य, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन से रहे हैं? तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न में कौन से शामिल नहीं है, यही प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में 3 लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नाम त्रिरत्न के अंतर्गत कौन सा नाम आएगा? एक नाम आएगा कंबन, एक नाम आएगा ओटकुट्टन या सिर्फ कुट्टन नाम याद रख लें, और एक नाम आएगा पुलगेंदी। ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। और ये जो कंबन के द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो कंबन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इन्होंने तमिल भाषा में पहली बार तमिल भाषा में क्या लिखा था? रामायण लिखा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति है जिसने तमिल भाषा में रामायण लिखा हुआ था, तमिल रामायण लिखा हुआ था? उत्तर होगा कंबन। कौन सा भाई? कंबन उत्तर होगा। किस नाम से लिखा हुआ था? तो रामावतारम नाम से लिखा हुआ था। रामावतारम नाम से तमिल भाषा में रामायण किसने लिखा था? कंबन साहब ने लिखा हुआ था। ओटकुट्टन के द्वारा क्या लिखी गई? तो पद्य श्रृंखला इन्होंने लिखी है जिसे कहा जाता है उलाएं। उलाएं किसके द्वारा लिखी गई? ओटकुट्टन के द्वारा उलाएं लिखी गई। पुलगेंदी के द्वारा क्या लिखी गई? नलवेंबा। क्या भाई? नलवेंबा की रचना पुलगेंदी के द्वारा की गई। तो ये तमिल साहित्य का जो स्वर्ण काल था जिसके त्रिरत्न थे कंबन, कुट्टन और पुलगेंदी, उनके विषय में बात किया। इसके अलावा भी अन्य प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं जिनके राइटर भी हैं। अन्य प्रमुख में जैसे एक नाम आएगा जय गोंडार का। जय गोंडार एक व्यक्ति का नाम है। जय गोंडार के द्वारा कौन सी एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई थी? तो जय गोंडार के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है कलिंग तुपर्णी। कौन सा भाई? कलिंग तुपर्णी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कलिंग तुपर्णी पुस्तक के लेखक कौन है? जय गोंडार है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है वीर शोलियम पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर शोलियम पुस्तक की रचना बुद्ध मित्र के द्वारा की गई थी। किसके भाई? बुद्ध मित्र के द्वारा की गई थी। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध मित्र के बाद जय गोंडार, बुद्ध मित्र, शेकिलार एक महत्वपूर्ण विद्वान रहे चोल काल में, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है पेरिया पुराणम। ये कुछ अलग से आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताया चोल काल से संबंधित साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत। चोल काल की जब बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो यहीं पे भक्ति संतों की भी बात देखने को मिलती है। किसकी? भक्ति संतों की ही बात देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत कह ले या फिर चोल काल कह ले के भक्ति संतों की बात निकल करके आती है। भक्ति संत,
और दक्षिण भारत के या चोल काल के जो भक्ति संत हैं, उन भक्ति संतों को दो भागों में बांटा गया है। एक न य ना र, दूसरा आलवार। आलवार और नैनार दो भागों में बांटा गया है। कई बार प्रश्न यहां से लगातार पूछे गए हैं। दक्षिण भारत की बात हो या पल्लव काल की बात हो या चालुक्य काल की बात हो या चोल काल की बात हो, चोल काल के हिंदू धर्म से संबंधित जो संत रहे उन्हें भक्ति संत कहा जाता है। और दक्षिण भारत में भक्ति संतों को दो भागों में बांटा गया है। जो ये नैनार हैं वो किस धर्म से संबंधित, किस देवी देवता से संबंधित पूजा किया करते थे? तो नैनार बेसिकली शैव धर्म की उपासना करने वाले लोगों को नैनार कहा जाता था। और आलवार किन्हें कहा जाता है? तो जो वैष्णव अर्थात विष्णु की पूजा करते थे उन्हें आलवार कहा जाता था। कोई कंफ्यूजन है क्या? बताएंगे? सब ठीक है? चले, नैनार किसे कहा जाता था? जो शैव धर्म को मानने वाले भक्ति संत थे। आलवार किन्हें कहा जाता था? जो वैष्णव धर्म को मानने वाले भक्ति संत थे। अब एक तथ्य और, नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो नैनार संतों की संख्या ज्यादा बताई गई है, 63 बताई गई है। जबकि अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। जब 63 बताई गई है नैनार संतों की संख्या और अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, तो एक तथ्य और यहां पे निकल करके आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नैनार संत नहीं है? या निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत नहीं है? बात समझ में आ रही? आसानी से बताएंगे? हाँ बताएंगे। नैनार संतों की अगर बात किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख नैनार संत की बात करते हैं। नैनार संत जैसे एक नाम आएगा अप्पर का, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, अप्पर का नाम भी पूछा हुआ है कि यह एक नैनार संत थे। अप्पर के अलावा तिरुज्ञान, अब आपको इन नामों को याद करना पड़ेगा कि कौन नैनार संत थे, कौन प्रमुख आलवार संत थे। अप्पर हो गए, तिरुज्ञान हो गए, फिर इसके अलावा तिरुमूलर हो गए, इसके अलावा यहां पे संबंदर हो गए। नाम बड़ा ही प्यारा है, बंदर जुड़ा हुआ है, सम लेकिन जुड़ा हुआ है, समबंदर। इसके अलावा स से ही सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति ये भी एक नैनार संत थे। इसके अलावा स से ही शेकिलार, स से ही शेकिलार, और इसके अलावा म से हो जाएगा मणिक वाचर, मणिक वाचर, मणिक वाचर। और एक और नाम आ जाएगा नंबी अंबार नंबी, नंबी अंबार नंबी। ये कुछ प्रमुख नैनार संतों के नाम है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। फिर से प्रमुख नैनार संत कौन से हैं? एक नाम बताया अप्पर, तिरुज्ञान, तिरुमूलर, संबंदर, सुंदर मूर्ति, नंबी अंबार नंबी, शेकिलार, मणिक वाचर। ये 8-10 नाम बताया जो कि प्रमुख नैनार संत हैं। नैनार कौन थे? जो शैव धर्म को मानने वाले शिव के उपासक भक्ति संत थे, उन्हें नैनार कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या 63 बताई गई है। इन 63 में से प्रमुख नैनार संत कौन से हैं? तो इन 63 में से प्रमुख नैनार संत 8-10 के नाम बताएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए आलवार संतों की, तो कौन कौन से प्रमुख आलवार संत हैं? संख्या है 12 में से 4-5 प्रमुख जो है उनके नाम देख लेते हैं। एक नाम है प्रमुख संत अलवार में, प्रमुख संत एक नाम है पुडम, एक नाम है पेय, पुडम, पेय, पोई गई। बड़े प्यारे प्यारे से नाम है। जुबान जब चलाएंगे, जुबान पे इन नामों को याद रखेंगे, मजा आएगा। पुडम, पेय, पोई गई। इसके अलावा तिरुमंगई, इसके अलावा एक और नाम अंडाला। और इन अंडाला को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण
तथ्य देखने को मिलता है। ये जो अंडाला है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। ये अंडाला है, ये एक महिला थी, ध्यान से समझेंगे। अंडाला एक महिला अलवार संत थी। निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? तो उत्तर होगा अंडाला एक महिला अलवार संत थी। इसके अलावा मधु कवि, इसके अलावा भूत योगी, ये कुछ प्रमुख नाम है जो कि अलवार संत के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आपको जो दूसरा यहां पे टॉपिक हमने देखा, कौन सा? साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत। साहित्यिक साक्ष्य में आपको कुछ बातें बताई, किताबों के नाम बताया, कुछ तमिल साहित्य के जुड़े हुए जो त्रिरत्न हैं उनके विषय में बताया, और कुछ हमने बात किया भक्ति संतों की, नैनार की और अरवार की। अब यहीं पे एक तथ्य और जुड़ जाता है कि ये जो भक्ति संत हैं, एक तथ्य भक्ति संत है, भक्ति संतों के गीतों का संकलन कहां पे देखने को मिलता है? तो इनके गीतों का संकलन एक पुस्तक में देखने को मिलता है जिसका नाम है तेवारम नाम का एक ग्रंथ। इस ग्रंथ तेवारम में ही समस्त भक्ति, चाहे वो अलवार हो चाहे नैनार हो, उनके गीतों का, उनके कविताओं का संकलन एक जगह देखने को मिलता है। शुरुआत करेंगे। देखिए, राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक स्थिति में, चोल काल की राजनीतिक स्थिति में बारी बारी से आप देखेंगे इस समय काल के जो भी महत्वपूर्ण राजा रहे और उनके समय काल में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, वो कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से 1 घंटे के लगभग क्लास में ही आप पूरा का पूरा ये तैयार कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे। इसमें राजनीतिक स्थिति में जो पहला नाम आता है वो नाम आता है विजयालय का, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण राजा के तौर पे जाना जाता है चोल काल के अंतर्गत। क्योंकि चोलों की शुरुआत विजयालय के द्वारा ही देखने को मिल रही है। अर्थात चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक के रूप में विजयालय का नाम दिया जाता है। तो पहला तथ्य निकल करके आता है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय हो गया। ये जो संस्थापक हो रहा है विजयालय, तो वो किस समय काल की बात है? तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 870 ईस्वी की बात है। अर्थात इसको आप 9वीं सदी उत्तरार्ध भी कह सकते हैं। 9वीं सदी उत्तरार्ध में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की हुई थी। अब एक दूसरी बात कि राजधानी इनकी तंजौर थी, तो राजधानी तंजौर किसने बनाया हुआ था? तो इसी ने राजधानी तंजौर बनाया हुआ था, राजधानी तंजौर में स्थापित कराया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे जुड़ता है, तंजौर में बनाया, वो राजधानी जो तंजौर में बनाना हो रहा है, तो एक प्रश्न बनता है किससे छीन करके या किसको हरा करके तंजौर पे इन्होंने अधिकार किया और अपनी राजधानी तंजौर में बनाया हुआ था। तो यहां पे दो बातें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये जो विजयालय साहब थे, ये विजयालय पहले तो पल्लवों के सामंत थे। चोल किसके सामंत थे? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो राजधानी तंजौर में बनाना हो रहा है, तो पल्लवों को हरा करके राजधानी तंजौर में बनाना नहीं हो रहा है, बल्कि पांड्यों से छीना हुआ था। पांड्यों को हरा कर राजधानी तंजौर बनाया हुआ था। अर्थात तंजौर पे पहले किसका अधिकार था? पांड्यों के अंतर्गत यह क्षेत्र था तंजौर, और पांड्यों से ही छीन करके विजयालय ने राजधानी तंजौर में बनाया हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि ये पल्लवों के सामंत थे, और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि राजधानी तंजौर में ही इन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ था। राजधानी तंजौर में
एक मंदिर दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया हुआ था, निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया हुआ था, तंजौर में मां दुर्गा का मंदिर बनवाया हुआ था, दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया हुआ था, और इसके साथ साथ एक और मंदिर बनाया था, शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। किस नाम से? चोलेश्वर मंदिर। कौन सा भाई? चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पे कराया हुआ था? तंजौर में ही कराया हुआ था। ये कुछ 4-5 महत्वपूर्ण बातें हुई विजयालय से संबंधित। विजयालय के बाद अगला जो राजा होता है उसका नाम है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम अगला राजा होता है, और आदित्य प्रथम को लेकर के सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। पहली कि इसकी उपाधि क्या थी, तो आदित्य प्रथम की जो उपाधि थी, याद रखेंगे, कोंडा राम की उपाधि थी। कौन सी भाई? कोंडा राम की उपाधि थी। और एक दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, इसी के समय क्या हुआ? इसी के समय पल्लवों की सत्ता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। पल्लवों की सत्ता पूर्णतः समाप्त कर दी गई, पूर्णतः समाप्त कर दी गई। आदित्य प्रथम के समय ही पल्लव पूरी तरह से समाप्त हो गए। आदित्य प्रथम के बाद अगला नाम आता है परांतक प्रथम का। परांतक प्रथम का नाम आता है, और परांतक प्रथम के संदर्भ में 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं। 4-5 तथ्यों में पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको बताया हुआ था कि परांतक प्रथम के समय काल का एक महत्वपूर्ण अभिलेख देखने को मिलता है, जिसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है? उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम से है। और स्वशासन की जानकारी, ग्राम स्वशासन की जानकारी कहां से मिल रही है? उत्तर मेरूर अभिलेख से ही मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात कि इसने क्या किया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, वेल्लूर का युद्ध हुआ, और वेल्लूर का युद्ध में परांतक प्रथम के द्वारा वेल्लूर के युद्ध में 2 सेनाओं की हार हुई थी। कौन कौन सी? तो श्रीलंका एंड पांड्यों की, श्रीलंका और पांड्य की सम्मिलित सेना को हराया था। किसने भाई? परांतक प्रथम ने हराया था। श्रीलंका और पांड्यों की सम्मिलित सेना को हराया था। कौन से युद्ध में? वेल्लूर के युद्ध में। तो प्रश्न बनेगा कि वेल्लूर का युद्ध किसने जीता हुआ था, किसके समय काल में हुआ था? तो वेल्लूर का युद्ध परांतक प्रथम के समय काल में हुआ था। परांतक प्रथम ने वेल्लूर नामक स्थान पर पांड्य और श्रीलंका की सम्मिलित सेना को हराया था, और न सिर्फ हराया बल्कि एक उपाधि धारण की। कौन सी? तो पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरै में, तो चूंकि पांड्यों को हराया हुआ था, मदुरै पे अधिकार हो गया था कुछ समय के लिए, तो इन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन सी? मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। कोंडाराम किसकी उपाधि थी? उपाधि बिल्कुल याद रखना है, बड़ी परीक्षाओं के संदर्भ में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आदित्य प्रथम की उपाधि हो गई कोंडाराम की, जबकि परांतक प्रथम की उपाधि कौन सी हो गई? मदुरै कोंड की उपाधि हो गई। कौन सी भाई? मदुरै कोंड की उपाधि किसकी हो गई? परांतक प्रथम की उपाधि हो गई। बात समझ में आ रही है? आसानी से बताएं हाँ। अब जब इन्होंने श्रीलंका और पांड्यों की सम्मिलित सेना को हराया था, तो एक प्रश्न बनता है यहीं पे। प्रश्न यह बनता है कि किस चोल राजा के समय से श्रीलंका के साथ एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ। तो चूंकि श्रीलंका को हराया पांड्यों की सम्मिलित सेना के साथ, तो एक तथ्य यहीं पे जुड़ जाता है कि इसी के समय से श्रीलंका के साथ चलने वाला, श्रीलंका के साथ चोलों का एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, अर्थात वर्षों तक चलने वाला संघर्ष इसी के समय से आरंभ हुआ था। परांतक प्रथम के समय काल से ही श्रीलंका के साथ चोलों के संघर्ष की शुरुआत होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ता है परांतक प्रथम को ही लेकर के कि एक युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था,
जिसका नाम है तक्कोलम का युद्ध। कौन सा भाई? तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध, युद्धों के नाम याद रखना है। एक आपने देखा यहां पे विल्लूर का युद्ध किसके समय काल में? परांतक प्रथम के समय काल में। और एक परांतक प्रथम के ही समय काल में दूसरा युद्ध होता है तक्कोलम का युद्ध। और तक्कोलम के युद्ध में क्या हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था। राष्ट्रकूट वंश के राजा जिसका नाम था राजा कृष्ण तृतीय, नाम याद रखेंगे। आईएएस में यह प्रश्न 2-3 बार पूछा हुआ है। पीसीएस में नहीं पूछा हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी अभी तक नहीं पूछा हुआ है। तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। किसने किसको हराया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? ने परांतक प्रथम को हराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह युद्ध भी है। युद्ध का नाम याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य परांतक प्रथम को लेकर के, इन्होंने 2 यज्ञ किए हुए थे। यह प्रश्न आज तक नहीं पूछा हुआ है। यह प्रश्न जिसपे अभी हम चर्चा करने वाले हैं आज तक नहीं पूछा हुआ है, और कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लोगों के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का एक यज्ञ किया हुआ था, और इसके साथ साथ तुलाभार यज्ञ किया हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई परांतक प्रथम से संबंधित। हमने बात कर लिया विजयालय को लेकर के, और विजयालय के संदर्भ में 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दे हम इसे अभी रिवाइज भी करेंगे। इसके बाद आदित्य प्रथम के संदर्भ में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें उस पर चर्चा किया। परांतक प्रथम के संदर्भ में बताया उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध परांतक प्रथम से है। वेल्लूर का युद्ध किसने जीता हुआ था? किसके समय काल में? परांतक प्रथम के समय काल में वेल्लूर का युद्ध हुआ था, और वेल्लूर के युद्ध में ही श्रीलंका तथा पांड्यों की सम्मिलित सेना को हराया हुआ था। पांड्य भी उसमें शामिल थे। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, और मदुरै पे कुछ समय के लिए परांतक प्रथम का अधिकार हो गया था। इस वजह से ही परांतक प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी। कौन सी भाई? मदुरै कुंड को इसकी उपाधि थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, परांतक प्रथम की ही यह उपाधि थी। इसके साथ साथ श्रीलंका के साथ चोलों का एक लंबा संघर्ष किसे समय काल से आरंभ हुआ था? तो परांतक प्रथम के समय काल से ही श्रीलंका के साथ वर्षों तक चलने वाला एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ था। इसके अलावा आपको यह भी बताया कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में। 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? चोल वंश के राजा परांतक प्रथम को हराया हुआ था। परांतक प्रथम की हार की जानकारी किस युद्ध में? 949 ईस्वी के तक्कोलम के युद्ध में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ और तुलाभार नामक एक यज्ञ किसने कराया हुआ था? ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने कराया हुआ था? परांतक प्रथम के द्वारा ही यह यज्ञ कराया हुआ था। इसके बाद जो अगले राजा हुए उसमें नाम है, एक नाम आएगा परांतक प्रथम के बाद अगला नाम आएगा राजाओं में अगर देखा जाए, नाम आएगा गंडरादित्य का। क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए याद रहना चाहिए। इसके समय काल में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण घटना या कार्य नहीं हुआ कि इतिहास में इसे याद किया जाए। बस क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि परांतक प्रथम के बाद अगला चोल राजा गंडरादित्य हुआ था, यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा यहां पे दूसरा अगला राजा होता है परांतक द्वितीय। कौन भाई? परांतक द्वितीय अगला राजा होता है, और परांतक द्वितीय को ही एक उपनाम से भी जाना जाता है, इसे सुंदर चोल भी कहा जाता है। परांतक द्वितीय को ही सुंदर चोल कहा जाता है, और इनको लेकर के एक महत्वपूर्ण तथ्य बस ये कि इन्होंने एक बहुत ही योग्य बेटे को जन्म दिया हुआ था। नाम था उसका राज प्रथम का यह पिता थे। यही एक महत्वपूर्ण बात इनके साथ जुड़ती है। और परांतक द्वितीय अर्थात सुंदर चोल के बाद अगला नाम आता है राजा के तौर पे चोल वंश में उत्तम चोल का। किसका भाई? उत्तम चोल का। क्रोनोलॉजी में बिल्कुल याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से गलत होने की संभावना होगी। उत्तम चोल के बाद इनके समय काल में भी ऐसी कुछ भी घटना नहीं हुई कि इतिहास में इनको याद किया जाए। उत्तम चोल के बाद
अगला नाम आता है राज राज प्रथम का। किसका? राज राज प्रथम का नाम आता है। और राज राज प्रथम के ही समय काल से, राज राज प्रथम के ही समय काल से चोलों के स्वर्णिम दौर की शुरुआत होती है। राज राज प्रथम के समय काल से ही चोलों के इतिहास का स्वर्णिम दौर शुरू होता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा राज राज प्रथम। राज राज प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण। राज राज प्रथम कब से कब इनका समय काल रहा, तो इनका समय निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में इनका शासन शुरू होता है और 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया हुआ था। लगभग देखा जाए तो 30 वर्ष का शासन काल रहा है, 30 वर्ष का शासन काल। अब इनको लेकर के 8-10 महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली बात, इनकी कुछ उपाधियां थी। कौन कौन सी उपाधि है? उपाधियों के नाम याद रखना जरूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांडलूर, थोड़ा सा नाम टेढ़ा होगा लेकिन 2-4 बार जुबान चलाएंगे तो आसान हो जाएगा। कांडलूर, साले, कलमरुत, कलमरुत एक इनकी उपाधि थी। इसके अलावा इनकी कुछ और भी उपाधि थी, जैसे जयगोंड किसकी उपाधि थी? तो चोल राजा राज राज प्रथम की उपाधि थी। इसके अलावा चोल मार्तंड किसकी उपाधि थी? तो चोल मार्तंड राज राज प्रथम की ही उपाधि थी। इसके अलावा चोल नारायण किसकी उपाधि थी? तो चोल नारायण इनकी ही उपाधि थी। इसके अलावा और शिवपाद शेखर किसकी उपाधि थी? तो शिवपाद शेखर राज राज प्रथम की ही उपाधि थी। इसके अलावा क्षत्रिय शिखामणि किसकी उपाधि थी? क्षत्रिय शिखामणि इन्हीं की उपाधि थी। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? आसानी से बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण उपाधि सिंगलांतक, सिंगलांतक, ये कुछ 5-6 महत्वपूर्ण उपाधि किसकी देखने को मिल रही है? राज राज प्रथम की उपाधि। और लगातार उपाधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप ये समझ लें सीधे सीधे कि यहां पे जो भी सारी बातें हो रही हैं वो सारा का सारा तथ्य निश्चित रूप से आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि प्रश्न कुछ भी आवे, कोई भी कोना तथ्यों का छूटा नहीं हो, आपके दिमाग में आपके सामने वो सारा तथ्य गुजरा हुआ हो ताकि आप आसानी से उसको डिस्कस कर सके। अब इसको लेकर के राज राज प्रथम को लेकर के कुछ अन्य बातें देखने को मिल रही हैं, जैसे इसका वास्तविक नाम क्या था? तो राज राज प्रथम का वास्तविक नाम जो था वो नाम था अरिमोली वर्मन। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, अरिमोली वर्मन किसके कहा जाता है? तो अरिमोली वर्मन राज राज प्रथम को ही कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आसानी से भाई? राज राज प्रथम को ही अरिमोली वर्मन कहा जाता है। एक और प्रश्न कल बताया हुआ था कि चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राज राज प्रथम को ही कहा जाता है। राजराज प्रथम के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक वैसे ही जैसे परांतक प्रथम ने 2 यज्ञ किए हुए थे तो इन्होंने भी यज्ञ किए हुए थे। इन्होंने भी कौन से यज्ञ किए हुए थे? तो इन्होंने भी हिरण्यगर्भ यज्ञ किया हुआ था। हिरण्यगर्भ एंड तुलाभार यज्ञ किया हुआ था, यज्ञ किया था। अर्थात हिरण्यगर्भ और तुलाभार यज्ञ 2 व्यक्तियों के द्वारा, 2 राजाओं के द्वारा किया जा रहा है। एक परांतक प्रथम है और दूसरा राज राज प्रथम है। अब इसके संदर्भ में कुछ और बातें देखने को मिलती हैं, जैसे परांतक प्रथम के संदर्भ में हमने देखा युद्धों की शुरुआत हो रही है, तो वैसे ही इसके समय काल में भी बहुत सारे अब युद्धों की शुरुआत हो रही है। तो एक प्रश्न बनता है कि चोल साम्राज्यवाद का आरंभ किसके समय काल में देखने को मिलता है? तो चोल साम्राज्यवाद का आरंभ राज राज प्रथम के ही समय काल में देखने को मिलता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सारी परीक्षाओं में यदा कदा यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा गया है।
चोल साम्राज्यवाद कहने का मतलब है कि चोलों का जो तमिलनाडु क्षेत्र में जो इनका स्थान था, मुख्य स्थान, उस स्थान से दूर दराज के क्षेत्रों में येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य का, अपने चोल राज्य का विस्तार करना, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। सीधे सीधे अपने चोल राज्य का किसी न किसी प्रकार से विस्तार करना, यही प्रोसेस चोल साम्राज्यवाद कही जाएगी। और चोल साम्राज्यवाद की जब बात होती है तो एक और तथ्य यहां पे जुड़ता है कि भाई वो कौन सा राजवंश था जो कि अपने युद्धों में कोई जीत मिलती थी तो जीतने की खुशी किस रूप में मनाते थे। तो चोल राजा कोई युद्ध अगर जीतते थे तो वो क्या करते थे, तो जीतने की जो खुशी होती थी तो उस खुशी में शिव का मंदिर बनवाते थे और विष्णु का मंदिर बनवाते थे। तो एक तथ्य बनता है कि चोल राजा अपने विजयों का स्मरणोत्सव शिव एंड विष्णु के मंदिर बनवाकर किया करते थे। अर्थात जब भी कोई प्रमुख युद्ध जीतते थे उसके बाद शिव या विष्णु का मंदिर ये लोग बनवाते थे। अब ये जो चोल साम्राज्यवाद की बात हो रही है, विजय की बात हो रही है, तो कल भी आपको बताया हुआ था, आज भी उस बात को दोबारा से, कि किस बिहाफ पे ये लोग दूर दराज में जाकर के अपने विजय हासिल करते थे। तो इनके पास सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी। किसकी भाई? सर्वश्रेष्ठ नौसेना के बल पर ये लोग क्या करते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी विजय हासिल किया करते थे। बात समझ में आ रही है? आसानी से बताएं। हाँ, अब जब इनके चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत हो गई तो एक प्रश्न बनता है कि भाई चोल साम्राज्यवाद की शुरुआत हो गई तो चोल साम्राज्यवाद के अंतर्गत राज प्रथम ने क्या क्या ऐसा कार्य किया। चोल साम्राज्यवाद के अंतर्गत राज प्रथम ने कौन कौन से क्षेत्र जीते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी जो प्रथम विजय शुरू हुई, प्रथम विजय, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, प्रथम विजय किस क्षेत्र को लेकर के हुई थी। तो राज प्रथम ने अपने जीवन का जो प्रथम विजय किया हुआ था राजा बनने के बाद, वो केरल क्षेत्र था। केरल अर्थात कौन सा? चेरों का क्षेत्र था। प्रथम विजय केरल की थी। इसके अलावा क्या हुआ? ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र इन्होंने जीते हुए थे? तो इन्होंने पांड्यों को भी हराया, पांड्य। इसके अलावा गंग कहां पे? कलिंग क्षेत्र में गंगों को भी हराया। और इन्होंने किसको हराया? चालुक्यों को भी हराया। वातापी, बादामी नहीं, कल्याणी की चालुक्यों को भी हराया। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका की भी जीत की हुई थी। इसके अलावा इन्होंने और किस क्षेत्र को जीता हुआ था? मालदीव को भी जीता हुआ था। आदि क्षेत्रों को इन्होंने जीता हुआ था। जैसे हमने देखा कि प्रथम विजय राज प्रथम की केरल क्षेत्र की विजय थी, तो एक प्रश्न और बनेगा यहां पे कि इनकी अंतिम विजय कौन सी थी। तो जैसे प्रथम विजय हो गया केरल क्षेत्र की, तो मालदीव की जो विजय थी इनकी अंतिम विजय के तौर पे जाना जाता है। अंतिम विजय। अब यहां पे जब विजयों की बात हो रही है तो दो विजय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक श्रीलंका की विजय, श्रीलंका अर्थात सिंघल विजय बहुत ही महत्वपूर्ण विजय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो श्रीलंका की विजय की तो पूरे के पूरे श्रीलंका की विजय नहीं हुई थी। अगर भारत की बात किया जाए, ये जो श्रीलंका है, ये जो उत्तरी श्रीलंका है, ध्यान से देखेंगे, ये जो उत्तरी श्रीलंका है, उत्तरी श्रीलंका को ही जीता हुआ था। उत्तरी श्रीलंका को ही जीता हुआ था, संपूर्ण श्रीलंका को नहीं, उत्तरी श्रीलंका को जीता हुआ था। एक तथ्य महत्वपूर्ण है, उत्तरी श्रीलंका को ही जीता था, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता हुआ था। संपूर्ण श्रीलंका को इन्होंने नहीं, राजेंद्र प्रथम ने जीता हुआ था, जबकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को ही जीता हुआ था। और उत्तरी श्रीलंका की राजधानी
क्या थी? तो उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर थी। बहुत काम की बात है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, गलत करते हैं, गलत बताते हैं। आप इस बात को आज क्लियर करें कि उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर थी और यहां का जो राजा था उसका नाम था महेंद्र पंचम। कौन सा भाई? महेंद्र पंचम श्रीलंका का राजा था। अब इस बात को समझिए कि जब इन्होंने उत्तरी श्रीलंका को जीता तो दो बातें हुई। समझने की बात है, उत्तरी श्रीलंका को जीता तो दो बातें हुई। पहले तो उत्तरी श्रीलंका का नाम इन्होंने किया चेंज, नाम परिवर्तित हुआ। नाम परिवर्तित हुआ, क्या नाम रखा गया? मुंडी चोल मंडलम। कौन सा? मुंडी चोल मंडलम नया नामकरण हुआ उत्तरी श्रीलंका का। एक बात। और दूसरी बात कि जो राजधानी थी अनुराधापुर जो राजधानी थी, उस अनुराधापुर का नया नाम रखा गया। नया नाम अर्थात नाम इसका भी चेंज हुआ। क्या नाम रखा गया? इसे कहा गया पोलोन्नरुवा। कौन सा भाई? पोलोन्नरुवा कहा गया। और इसी को जगन्नाथ मंडलम भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंडलम भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? पोलोनरुआ को ही जगन्नाथ मंडलम कहा जाता है। उत्तरी श्रीलंका को ही जीता हुआ था श्रीलंका विजय के अंतर्गत और उत्तरी श्रीलंका का नया नामकरण हुआ मुंडी चोल मंडलम। राजधानी जो अनुराधापुर थी, अनुराधापुर का नाम क्या परिवर्तित किया गया? पोलोनरुआ या फिर जगन्नाथ मंडलम इसे कहा गया। अब एक दूसरी महत्वपूर्ण जो विजय थी वो है मालदीव। मालदीव के संदर्भ में बात करते हैं। लगातार प्रश्न पूछा हुआ है मालदीव विजय को लेकर के। मालदीव विजय को लेकर के एक प्रश्न बनता है कि राज प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो न सिर्फ यह अंतिम विजय थी बल्कि यह सबसे महत्वपूर्ण विजय के तौर पे भी, टिस्टी पिस्टी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राज प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विजय उसकी अंतिम विजय ही थी। क्या थी? मालदीव क्षेत्र की विजय। अब एक तथ्य और यहां पे जुड़ेगा कि मालदीव को उस समय क्या कहा जाता था? तो मालदीव को संधि मतीव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संधि मतीव किसे कहा जाता था? तो संधि मतीव मालदीव क्षेत्र को ही कहा जाता था और मालदीव राज प्रथम की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों की अगर बात किया जाए तो राज प्रथम के समय काल में दो तीन अलग से बातें देखने को मिलती हैं। जैसे राज प्रथम ने तंजौर में क्या कराया था? तंजौर में एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। बृहत प्लस ईश्वर अर्थात ईश्वर में सबसे श्रेष्ठ कौन सा ईश्वर माना जाता है? तो अगर न भी पता रहे तो थोड़ा सा टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ईश्वर में भी श्रेष्ठ शिव को कहा जाता है। तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है बेसिकली कौन सा मंदिर है? किस देवता को समर्पित है? शिव जी का मंदिर है। एक तथ्य। और दूसरी बात कि किसने बनवाया हुआ था? राज ने बनवाया हुआ था। और राज का ईश्वर कौन है? शिव है। तो इस बृहदेश्वर मंदिर को ही कौन सा एक मंदिर कहा जाता है? राजेश्वर मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। अब जब राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है जो कि तंजौर में निर्मित हुआ राज प्रथम के द्वारा, तो इसको लेकर के एक बात और निकल करके आती है। क्या? कि द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष एक्सट्रीम कहां पे देखने को मिलता है? तो द्रविड़ शैली का दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? तो द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजेश्वर मंदिर है। एक दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा मंदिर बृहदेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है।
एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे बनता है कि कौन सा एक इतिहासकार है जिसने बृहदेश्वर मंदिर के विषय में कोई टिप्पणी की हुई थी। तो एक नाम आता है फर्ग्यूसन का, नाम याद करेंगे, महत्वपूर्ण है। फर्ग्यूसन का नाम आता है। इस मंदिर को जब देखा फर्ग्यूसन ने तो उसके जुबान से क्या निकलता है, इतना विशाल काय मंदिर, उसके जुबान से निकलता है फर्ग्यूसन के क्या, कि चोल राजा राक्षसों की भांति कल्पना करते थे। राक्षस अब दैत्य बड़े बड़े आकार के। तो उसने एक उपमा दी, बड़े से मंदिर की उपमा दी राक्षसों से, कि चोल राजा राक्षसों की भांति कल्पना करते थे और खूबसूरती को देख करके, विशाल है तो राक्षसों की भांति और खूबसूरती जौहरी के समान उपमा, तो चोल राजा राक्षसों की भांति कल्पना करते थे और जौहरियों की भांति, जौहरियों की तरह उसे पूरा करने का कार्य करते थे। यह बात, यह लाइन किसने कही हुई थी? फर्ग्यूसन ने कही हुई थी बृहदेश्वर मंदिर को देखने के बाद, कि चोल राजा राक्षसों की भांति कल्पना करते थे, राक्षसों की तरह कल्पना करते थे और जौहरियों की तरह इसे पूरा करते थे। यह बात किसने कही? फर्ग्यूसन ने कही। और सारी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात राज प्रथम के समय काल को लेकर के, कौन सी? कि राज प्रथम चोल वंश का प्रथम राजा था। चोल वंश का प्रथम राजा था जिसने क्या कराया था? सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिसने भूमि की माप कराई थी, अर्थात भूमि पैमाइश कराई थी। भूमि पैमाइश का मतलब भूमि की माप कराना। भूमि की पैमाइश किसने कराई थी? राज प्रथम वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी, जिन्होंने भूमि की पैमाइश कराई हुई थी और अलग अलग भूमि के वर्गीकरण के आधार पे, अलग अलग भूमि के वर्गीकरण के आधार पे, अलग अलग भूमि के आधार पे करों का निर्धारण किया हुआ था। और यह प्रश्न भी लगातार कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया। इसके साथ साथ एक लास्ट बात राज प्रथम को लेकर के, कि 1006 ईस्वी की बात है। 1006 ईस्वी क्या हुआ था? तो श्री विजय साम्राज्य, आपने नाम सुना होगा श्री विजय साम्राज्य। अब दिमाग में ये कौन सा साम्राज्य आ गया, कहां का क्षेत्र है? तो आपने सुना होगा नाम जावा, सुमात्रा, मलय अर्थात मलाया, मलेशिया अर्थात इन क्षेत्रों में श्री विजय साम्राज्य का परचम था। और श्री विजय साम्राज्य में जो राजवंश राज करता था, तो उस राजवंश का नाम क्या था? तो जावा, सुमात्रा, मलय या मलाया या मलेशिया के श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय राजा, जिसका नाम था मार विजय तुंग वर्मन, श्री मार विजय तुंग वर्मन, नाम याद करें, सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय राजा श्री मार विजय तुंग वर्मन ने एक संदेश भिजवाया राज प्रथम को, कि भैया हमें आपके राज्य क्षेत्र में एक जो बहुत ही प्रमुख स्थान है जिसका नाम है नागपट्टनम में मैं मार विजय तुंग वर्मन आप राज प्रथम की सहमति से एक बौद्ध विहार बनवाना चाहता हूं। राज प्रथम ने सहमति दी। श्री मार विजय तुंग वर्मन ने, जो कि श्री विजय साम्राज्य के राजा थे, कहां पे? नागपट्टनम में कौन सा एक बौद्ध विहार की स्थापना कराई थी, निर्माण कराया हुआ था? में चूड़ामणि बौद्ध विहार, कौन सा? चूड़ामणि बौद्ध विहार की स्थापना कराई हुई थी। बात समझ में आई? चले, राज प्रथम के संदर्भ में इतनी सारी बातें हमने की।
एक बार दोबारा से फटाक से 2 मिनट का टाइम लेकर के एक रिवीजन, उसके बाद आगे बढ़ जाए एक मुश्किल टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान शब्दों में आसान तरीके से। राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं। चोल राजवंश की शुरुआत विजयालय के द्वारा हुई 9वीं सदी उत्तरार्ध में। मोटे तौर पे देखा जाए तो 870 ईस्वी में। चोलों का संस्थापक कौन था? तो चोलों का संस्थापक विजयालय था। और राजधानी तंजौर में किसने बनाई हुई थी? विजयालय ने बनाई हुई थी। विजयालय ने जो तंजौर में राजधानी बनाई तो तंजौर को किससे छीना हुआ था? किससे हथियाया हुआ था? किसको हरा करके तंजौर पे अपना अधिकार किया हुआ था? पांड्यों को हरा करके अपना अधिकार किया हुआ था। और विजयालय अर्थात चोल किसके सामंत थे? अर्थात राजा बनने के पहले किसके सामंत थे? तो ये लोग पल्लवों के सामंत थे। याद हुआ? आगे बढ़ेंगे। तंजौर में इसने मां दुर्गा देवी का निशुंभसूदिनी का मंदिर बनाया था। इसके साथ साथ चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयालय ने ही तंजौर में कराया हुआ। इसके अलावा विजयालय के बाद अगला नाम आता है आदित्य प्रथम का। आदित्य प्रथम की उपाधि कौन सी थी? कोंडाराम की उपाधि थी। और इसी के समय पल्लवों का अंत हो गया पूरी तरह से। पल्लवों का अंत आदित्य प्रथम के समय काल में हुआ, महत्वपूर्ण तथ्य है। और आदित्य प्रथम के बाद अगला नाम आता है परांतक प्रथम का। परांतक प्रथम के संदर्भ में आपको बताया कि उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किसके समय काल से है? परांतक प्रथम के समय काल से है। उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्रामीण स्वप्रशासन की जानकारी मिलती है, जो कि चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी चोल प्रशासन की? ग्रामीण स्वप्रशासन की। बहुत बार चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, लगातार यहां से प्रश्न पूछा हुआ है। परांतक प्रथम के समय वेल्लूर का युद्ध हुआ और वेल्लूर के युद्ध में परांतक प्रथम ने पांड्य और श्रीलंका की सम्मिलित सेना को हराया हुआ था। कौन से युद्ध में? वेल्लूर के युद्ध में। और जब पांड्यों को हराया था तो उसी संदर्भ में मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया हुआ था। कौन सी? मदुरै कोंड की उपाधि। और परांतक प्रथम के समय काल में ही जब सम्मिलित सेना को हराया श्रीलंका और पांड्यों की, तो श्रीलंका भी हारा हुआ था। तो चोलों के साथ श्रीलंका का एक लंबा संघर्ष परांतक प्रथम के समय से ही आरंभ हुआ। यह अगली बात देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताया 949 ईस्वी का। 949 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, तक्कोलम का युद्ध। कौन सा भाई? तक्कोलम का युद्ध हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन? कृष्ण तृतीय ने किसको हराया था? परांतक प्रथम को हराया था। परांतक प्रथम ने कौन से हवन यज्ञ किए हुए थे? तो हवन करेंगे, हिरण्यगर्भ यज्ञ करेंगे, तुलाभार यज्ञ करेंगे। किसने किया? परांतक प्रथम ने किया था। इसके बाद अगला नाम आता है परांतक प्रथम के बाद चोल राजवंश में गंडरादित्य का। बस नाम याद करने, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए अगर प्रश्न आ जाए। इसके बाद परांतक द्वितीय, जिसे सुंदर चोल भी कहा जाता है। परांतक द्वितीय अपने किसी काम की वजह से नहीं, हालांकि यह भी एक काम ही था, अपने किसी राजनीतिक गतिविधि की वजह से नहीं पॉपुलर हुए, बल्कि इन्होंने एक योग्य बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था राज प्रथम। इस वजह से इतिहास में इनका थोड़ा सा नाम देखने को मिलता है। परांतक द्वितीय या सुंदर चोल के बाद अगला नाम आता है उत्तम चोल का। और उत्तम चोल के बाद ही एक महान राजा की शुरुआत होती है, नाम है राज प्रथम। राज प्रथम को लेकर के जो पहली बात निकल करके आती है, इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाधियां थी? तो अगर उपाधि की बात किया जाए, कांडलूर शाले कलमरुत। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अगर इस तरह के कोई शब्द डायरेक्टली याद न भी हो तो इतना दिमाग में जरूर डाल लीजिए कि प्रश्न आवे तो कम से कम टिक तो हो जाए, अगर जुबान पे याद न हो पा रहा है। लेकिन समझने की बात यह है, अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता है? तो याद करना ही है। कांडलूर साले कलमरुत इनकी एक उपाधि। दूसरी उपाधि जयगोंड की। चोल मारदंड किसकी उपाधि? राज प्रथम की। चोल नारायण किसकी उपाधि? राज प्रथम की। शिवपाद शेखर किसकी उपाधि? राज प्रथम की। क्षत्रिय शिखामणि किसकी उपाधि? राज प्रथम की। सिंगलांतक किसकी उपाधि? राज प्रथम की उपाधि। अब उपाधि के बाद अगला कुछ नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो भाई साहब का वास्तविक नाम था अरिमोली वर्मन। कौन सा भाई? अरिमोली वर्मन इनका वास्तविक नाम था। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? राज प्रथम को ही चोलों
धर्मों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने भी हिरण्यगर्भ हवन किया था, तुलाभार यज्ञ इन्होंने भी किया हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, चोल साम्राज्यवाद का आरंभ किसके समय काल में होता है? तो चोलों के साम्राज्य विस्तार की जो शुरुआत होती है, साम्राज्यवाद की जो शुरुआत होती है, राजराज प्रथम के समय काल से होती है। चोल राजा अपने विजय का उत्सव कैसे मनाते थे? तो शिव और विष्णु के मंदिर निर्माण के साथ ही अपने विजयों की खुशियां मनाते थे। और किसके बल पे? तो अपनी सर्वश्रेष्ठ नौसेना के बल पे। नौसेना के लिए दक्षिण भारत का कौन सा एक राजवंश जाना जाता है? चोल राजवंश ही जाना जाता है। इसके अलावा चोल साम्राज्यवाद की बात हो रही थी, तो राज प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार की जो शुरुआत की, अपने विजयों की जो शुरुआत की, प्रथम विजय कौन सी थी? तो केरल की विजय इसकी प्रथम विजय थी। इसके अलावा इन्होंने पांड्यों को भी हराया था, गंग कलिंग क्षेत्र अर्थात उड़ीसा के गंग, उनको भी हराया हुआ था, चालुक्यों को भी हराया था, श्रीलंका को भी हराया था, मालदीव की भी विजय की हुई थी। बात करेंगे अगर श्रीलंका की, तो संपूर्ण श्रीलंका नहीं बल्कि उत्तरी श्रीलंका को ही मात्र जीता हुआ था। और उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल करके इन्होंने क्या रख दिया? मुंडी चोल मंडलम। जबकि उत्तरी श्रीलंका की जो राजधानी थी, जिसका नाम है अनुराधापुर, अनुराधापुर का नाम परिवर्तित करके अब पोलोनरुआ या जगन्नाथ मंडलम कर दिया गया। और श्रीलंका का इस समय राजा कौन था? तो राजा का नाम बताया महेंद्र पंचम यहां का राजा था। बात समझ में आई भाई? इसके अलावा मालदीव विजय की अगर बात किया जाए तो दो तथ्य, मालदीव सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विजय थी किसकी? राज प्रथम की। और मालदीव को किस नाम से जाना जाता था? संधिमतीव के नाम से जाना जाता था। किसी भी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब टाइम मिले, देखिए 5 मिनट में रिवीजन हो गया। और जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो मैंने देखा है 1 साल में बहुत कमर में दर्द सहते हुए कुर्सी पे बैठ पाना मुश्किल होता है, और 1 साल में एक ही बार पूरा इतिहास पढ़ पाते हैं। लेकिन आप जब मेरे साथ पढ़ते हैं तो मैं लगातार आपको कोशिश करता हूं कि एक ही चीज को 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही दिमाग में आपके तरोताजा रहेगा। और इससे फायदा क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होता है। आपको लगता है कि अगर कोई आज परीक्षा हॉल में सिकंदर बनेगा, दैट विल बी मी, मैं ही होऊंगा आज जो सबसे अच्छा करने वाला है किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे। एक फायदा यह होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा फायदा क्या होता है? जब आप इतनी सफाई से तैयारी करते हैं ना, आपका परीक्षा हॉल जाते समय हार्ट बीट आपके कंट्रोल में होता है। नहीं तो क्या होता है? अन्य लोगों के साथ हार्ट बीट बढ़ा होता है, घबराहट होती है, पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर देना है। और घबराहट की वजह से 5, 7, 10 प्रश्न गलत कर देते हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, गलती किया उन्होंने, जबकि मैं शुरुआत से ही कहता चला रहा था कि पहले दिन से ही थोड़ा सा ध्यान साधना करना शुरू कर दे। अगर बड़ा आदमी जीवन में बनना है तो उसके लिए कुछ बड़प्पन वाला काम करना होगा। थोड़ा सा अगर 2-4 महीने की पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर देना है, परीक्षा पास करना है, तो थोड़ा सा मेहनत के साथ साथ अपने भाग्योदय के लिए भी प्रयास करिए। और सारी की सारी जो बातें हैं दिमाग में संतुलित स्तर से वो सेट होती जाए। थोड़ा सा ध्यान साधना लगा लिया करिए, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। अगर 15 मिनट ये काम करने से आपका जीवन बदल जाए, कौन सी बुराई है? क्यों नहीं किया जा सकता है? 4-5 महीने का काम और परीक्षा पास करेंगे, अगले परीक्षा के लिए दुगने उत्साह के साथ फिर वैसे ही एक बार लगेंगे। काम आसान है, लेकिन कब आसान होता है? जब वास्तव में एक प्लानिंग के साथ रोज कमर तोड़ मेहनत करना होगा, तब जाकर के आसान होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक बार में ही पेपर परीक्षा पास कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लास्ट अटेम्प्ट तक इंतजार करते रहते हैं, नहीं निकलता है। बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं होता है। समझने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी ऐसी जन्म घुट्टी है कि कोई एक ही बार में परीक्षा पास कर जा रहा है।
वो जन्म घुट्टी खुद से सोचने की कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ काम तो वो लोग करते ही होंगे अलग से हट करके। वो कौन सा काम है जो हट करके अलग से लोग करते हैं और रिजल्ट लाते हैं, वही आप सोचने की कोशिश करिए। और जितनी जल्दी वो पुड़िया आपको मिल जाए जन्म घुट्टी वाली, अप्लाई कर लीजिए। काम आसान है, लेकिन शर्त हमेशा से एक रहती है, लगना पड़ेगा, 4-5 महीने लगना पड़ेगा। और अगर आप एक बार लगे 4-5 महीने के लिए, पूरा का पूरा 70-80 वर्ष तक का जितने भी उम्र है तब तक आपको लाभ ही देगा ये 4-5 महीने। न सिर्फ आपके जीवन में बल्कि आने वाली 4-5 पीढ़ी के लिए आप इतना काम करके जाते हैं, पूरा परिदृश्य बदला होता है आपके परिवार का। सोचना आपको है कि वास्तव में करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो बिल्कुल ड्रॉप इट, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक बार आपसे आपकी ईमानदारी वाला समय मांगता है। और अगर वो निवेश कर सकते हैं, खर्च करना नहीं, समय खर्च करना नहीं, निवेश करना, अगर वो 4-5 महीने आप निवेश कर सकते हैं तो निश्चित रूप से स्वागत है, आप जुड़िए, तैयारी करिए। एक बार सिर्फ मेहनत करना होता है, उसके बाद बैठ करके उस 4-5 महीने की मेहनत का हमें भोग करना होता है जीवन पर्यंत। आगे बात करेंगे तो एक मंदिर बनवाया राजराज ने, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। शिव का मंदिर था, कहां पे? तंजौर में। और द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर इसे कहा जाता है। फर्ग्यूसन इतिहासकार है, फर्ग्यूसन ने इस संदर्भ में एक बात कही कि चोल राजा राक्षसों की भांति कल्पना करते थे और जौहरियों की तरह इसे पूरा करते थे। चोल वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने भूमि की पैमाइश की हुई थी? तो भूमि की पैमाइश करने वाला प्रथम राजा राजराज प्रथम ही था। और 1006 ईस्वी में कहां के? श्री विजय साम्राज्य के। कौन से वंश के? शैलेंद्र वंशीय राजा। क्या नाम था? श्री मार विजय तुंग वर्मन। नाम याद रखना है, श्री मार विजय तुंग वर्मन ने कहां पे? नागपट्टनम में, तमिलनाडु में है। कौन सा? चूड़ामणि बौद्ध विहार की स्थापना की हुई थी। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट का और टाइम लेते हैं, राजेंद्र प्रथम के विषय में बात करते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रथम समझने की कोशिश करिएगा राजेंद्र प्रथम को लेकर के। राजेंद्र प्रथम समय क्या है इसका? तो 1014 में इसके पिताजी की डेथ हुई राजराज प्रथम की। उसके बाद अगला राजा हुए राजेंद्र प्रथम। 1014 से लेकर के 1044 ईस्वी तक चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे। राजेंद्र प्रथम को लेकर के जो पहली बात निकलती है वो ये कि भाई साहब योग्य पिता के, ये भी लाइन पूछा हुआ है प्रश्न के रूप में, योग्य पिता के योग्य पुत्र था। कौन? राजेंद्र प्रथम। इसका पिता राजराज प्रथम भी सुयोग्य, और उस सुयोग्य पिता का ही सुयोग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम था। यह लाइन वाला प्रश्न भी पूछा हुआ है एक बार। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां देखने को मिलती हैं। उपाधियों की अगर बात किया जाए तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, पंडित चोल किसे कहा जाता है? तो पंडित चोल राजेंद्र प्रथम को ही कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और उपाधि, क्योंकि इन्होंने गंगई कोंड चोलपुरम नामक एक शहर आबाद कराया हुआ था, जिसे अपनी नई राजधानी भी बनाया हुआ था। तो एक और गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की हुई थी? राजेंद्र प्रथम ने ही धारण की थी। एक और महत्वपूर्ण उपाधि के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, नाम सुना होगा। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में एक लाइन कही। क्या कहा? दक्षिण का नेपोलियन था। कौन? दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा गया? तो दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को ही कहा गया। जैसे भारत का नेपोलियन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा हुआ था, तो वैसे ही स्मिथ ने दक्षिण का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा हुआ था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय काल में हुआ था? तो चोल साम्राज्य का चोलों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही समय काल में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है।
अब एक प्रश्न और कि निम्नलिखित में से कौन से एक राजा का इतिहास उसकी विजयों का इतिहास कहा जाता है? तो चोल वंश के राजा राजेंद्र प्रथम के का इतिहास जो है, इसका इतिहास इसकी विजयों के, इसका इतिहास इसकी विजयों का इतिहास के रूप में जाना जाता है। अब जब विजयों के इतिहास की बात हो रही है तो कौन कौन सी विजय इन्होंने किया हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? तो विजयों के अंतर्गत, राजेंद्र प्रथम के विजयों के अंतर्गत विजय में देखते हैं कौन कौन से विजय। तो इन्होंने गंग अर्थात कलिंग क्षेत्र पर विजय हासिल की हुई थी। इन्होंने पांड्यों को भी हराया हुआ था। इन्होंने केरल को भी विजित किया हुआ था। इन्होंने चालुक्यों को भी हराया हुआ था। इन्होंने अरब सागर के कुछ द्वीपों को जीता हुआ था। इन्होंने की बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को जीता। इन्होंने और क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को भी जीता। ये सारे प्रश्न पूछे हुए, ये भी पूछा हुआ है, सारे प्रश्न ये कभी ना कभी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी ये जो क्षेत्र है, तो प्रश्न पूछा हुआ है 2-3 बार ये कि निम्नलिखित में से किसे चोलों की झील कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी के अनेक द्वीपों को इन्होंने जीता हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील उपमा दी गई है। चोलों की झील किसे कहा गया है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को ही चोलों के झील के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब बात करेंगे, इसके साथ साथ इन्होंने श्रीलंका को भी जीता हुआ था, इन सारे क्षेत्रों को जीता हुआ था। और अब बात करते हैं बारी बारी से थोड़े से जो भी महत्वपूर्ण जीत हुई है इनकी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले श्रीलंका की जीत की। तो श्रीलंका के अंतर्गत पहली बात, यह प्रश्न पूछा हुआ है पीसीएस में कि संपूर्ण श्रीलंका को जीता हुआ था, एक बात। और दूसरी बात कि जो राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाया था, कुछ वर्षों के लिए बंदी बनाया था। उसके बाद समझौता सुलह होता है, महेंद्र पंचम फिर अपने क्षेत्र में जाते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? चले, अब बात श्रीलंका के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों की। कौन सा एक राजवंश था निम्नलिखित में से जिन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए हुए थे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में? तो दक्षिण पूर्व एशिया में इसने अर्थात चोलों ने या फिर राजेंद्र प्रथम ने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सारी परीक्षाओं में यह वाला प्रश्न पूछा हुआ है, औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जब दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है तो समझने की बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा एक राजवंश था। तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहां पे श्री विजय साम्राज्य का शासन था, और श्री विजय साम्राज्य के ही शैलेंद्र वंशी राजा, इनके पिता के समय मार विजय तुंग थे, लेकिन इनके समय राजा बदला हुआ है। राजा कौन था? संग्राम राजवर्मन था। राजेंद्र प्रथम के समय काल में जो श्री विजय साम्राज्य था, तो संग्राम कुलोत्तुंग राजवर्मन यहां का राजा था श्री विजय साम्राज्य का। और श्री विजय साम्राज्य के संग्राम कुलोत्तुंग राजवर्मन को पराजित किया किसने? राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया, और पराजित करने के साथ ही इनके क्षेत्रों पर, जावा, सुमात्रा, मलाया क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया राजेंद्र प्रथम ने।
अब एक प्रश्न यहीं पे कि अंतिम विजय कौन सी थी इसकी, तो अंतिम विजय मलाया की ही थी। मलाया अर्थात मलेशिया अर्थात मलय अर्थात इसी को ही कहा जाता है कडारम। कडारम कहा जाता है, कडारम या कदारम, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। किसे कहा जाता है? मलेशिया, मलेशिया मलाया को ही कहा जाता है कडारम, या इसे ही कहा जाता है कटाह। कटाह क्षेत्र किसे कहा जाता है? मलाया को ही कहा जाता है। कदारम किसे कहा जाता है? मलेशिया को ही कहा जाता है, मलाया क्षेत्र को ही कहा जाता है। और यह इनकी अंतिम विजय थी राजेंद्र प्रथम की। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पे देखने को मिलता है कि कंबोडिया में इस समय राजेंद्र प्रथम के समय काल में कंबोडिया के कौन से राजा? खमेर वंशी राजा इनके मित्र थे, अर्थात श्री विजय साम्राज्य के राजा से इनकी शत्रुता थी, उसको हराया था, उसके क्षेत्र पे जीत हासिल किया था। लेकिन उसके ही पड़ोस में, दक्षिण पूर्व एशिया में ही उसके पड़ोस में, श्री विजय साम्राज्य के पड़ोस में कंबोडिया का जो क्षेत्र है, वहां पे खमेर वंश का राजा जो था, इनके मित्र थे। एक अलग से महत्वपूर्ण तथ्य। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के अनेक क्षेत्रों को इन्होंने जीता हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान हुआ था इनके समय काल में। कौन सा? गंगा अभियान हुआ था। गंगा अभियान। गंगा अभियान किसके समय काल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय काल में गंगा अभियान हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सेनापति किसको बना करके भेजा हुआ था गंगा अभियान के लिए? तो गंगा अभियान के लिए सेनापति अपने भतीजे, जिसका नाम था विक्रम चोल के नेतृत्व में ही गंगा अभियान राजेंद्र प्रथम ने कराया हुआ था। अब ये जो गंगा अभियान हो रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सिर्फ एक लुटिया गंगा का जल लाना। एक छोटी सी लुटिया में गंगा का जल लाना। क्यों लाना? क्योंकि तमिलनाडु क्षेत्र में एक स्थान है चिदंबरम। चिदंबरम स्थान के निकट ही एक नया शहर आबाद कर रहे थे। कौन? राजेंद्र प्रथम। कौन सा शहर? गंगईकोंडचोलपुरम। गंगईकोंडचोलपुरम नई राजधानी बना रहे थे, नया शहर आबाद कर रहे थे, और वहां पे एक शिव जी का मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर बनवा रहे थे। अब पंडित जी ने कहा कि राजा राजेंद्र प्रथम जी, मंदिर तो आपने बड़ा ही शानदार बनाया हुआ है, और द्रविड़ शैली के दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ ये मंदिर है, गंगईकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर। मंदिर बहुत शानदार बनाया है और द्रविड़ शैली का दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, पंडित जी ने कहा। और जो राजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, उसमें जितना अलंकरण हुआ है, उस मंदिर से भी ज्यादा अलंकरण आपने गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर में कराया हुआ है। महाराज, ये जो मंदिर आपने गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर बनवाया है, वो भगवान शिव का मंदिर है। एक काम करते, शिव जी की जटा से ही गंगा नदी निकलती है, और अगर उद्घाटन इस मंदिर का हम लोग किस जल के जल अभिषेक से करें, तो गंगा नदी के ही अगर जल से इस मंदिर, शिव जी के मंदिर का जलाभिषेक करें तो मजा आ जाता। तो महाराज राजेंद्र प्रथम ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मजा आपको दिला देते हैं। तो विक्रम चोल, जो कि इनके भतीजे थे, सेनापति के तौर पे बुलाते हैं। विक्रम, पंडित जी कह रहे हैं कि अगर श्री गंगईकोंडचोलपुरम के शिव मंदिर का जलाभिषेक गंगा के जल से होगा तो मजा आ जाता। तो भैया ऐसा करो, सेना लो और जाकर के एक लुटिया गंगा का जल लाओ, जलाभिषेक करेंगे। विक्रम चोल निकलते हैं एक लुटिया जल के लिए, और विक्रम चोल यहां से निकलते हैं जल लेने के लिए एक लुटिया, और रास्ते में जो भी राजा वाजा मिलता रहा, यहां पहुंचना था, बंगाल पहुंचना था, जो भी राजा महाराजा मिले सबको हराता चला गया एक लुटिया जल के लिए। जो भी राजा महाराजा मिले रास्ते में सबको हराता चला गया। यहां से एक लुटिया जल लिया, पाल वंश का राजा महिपाल प्रथम था, उसको भी हराया, और एक लुटिया जल लेकर के जो भी हारे हुए राजा महाराजा थे सबको बांध करके लाया कि चलिए बहुत बड़ा सा मंदिर बन रहा है और आप भी थोड़ा सा दर्शनाभिलाषी बन जाइए, श्रद्धालु आप हैं ही।
हमारे राजा राजेंद्र प्रथम को भी अच्छा लगेगा। तो इन सारे राजाओं को पकड़ के लाया जलाभिषेक के समय। ये एक छोटी सी कहानी थी गंगा अभियान को लेकर के। राजेंद्र प्रथम के समय काल में गंगा अभियान हुआ था एक लुटिया जल लाने के लिए। क्यों? उद्देश्य था चिदंबरम के नजदीक जो नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम में शिव जी का मंदिर बन रहा था, उसका जल अभिषेक करने के लिए। बात समझ में आ रही है भाई? अब एक महत्वपूर्ण तथ्य और, नई राजधानी कहां पे बना लिया इन्होंने? तो नई राजधानी इनकी हो गई कहां पे? गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम नई राजधानी हो गई। अब ये जो नई राजधानी है गंगईकोंड चोलपुरम, तो गंगईकोंड चोलपुरम नई राजधानी में इन्होंने एक तालाब बनवाया। एक तालाब बनवाया। इस तालाब का नाम क्या था? तो चोल गंगम। चोल गंगम, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। चोल गंगम क्या है? तो चोल गंगम एक तालाब है जिसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में कराया हुआ था। इसके साथ साथ गंगईकोंड चोलपुरम में ही एक और काम किया, एक विशाल विद्यालय की स्थापना कराई। विशाल विद्यालय की स्थापना कराई। क्यों कराई विशाल विद्यालय की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम स्थान नई राजधानी पर? ताकि यहां पे इस विद्यालय में लोग किस चीज की? वैदिक शिक्षा अर्थात वेदों का अध्ययन कर सकें और दर्शन की पढ़ाई कर सकें। इसके लिए इन्होंने एक विशाल विद्यालय की स्थापना गंगईकोंड चोलपुरम में कराई हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें रही राजेंद्र प्रथम से संबंधित। अब इससे ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता है। आज तक के किसी भी परीक्षा में प्रश्न अगर देखा जाए तो इन्हीं में से प्रश्न पूछा हुआ है। आज की क्लास यहीं पे रोकेंगे।